हेलो एवरीवन। आज हम IS 516 पार्ट 5 सेक्शन 1 2018 रिव्यू करेंगे। ये कोड है IS 516 पार्ट 5 सेक्शन 1। ये कोड है नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग ऑफ कंक्रीट के लिए। इसका सेक्शन 1 है अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी टेस्टिंग। तो ये हम सेक्शन 1 ही कवर करने जा रहे हैं आज के वीडियो में। तो देखते हैं क्या दिया है इसमें। तो ये एक्चुअली फॉरवर्ड है, इसमें पार्ट 1 से पार्ट 12 दिया हुआ है IS 516 का। तो हम इस में पार्ट 5 में है नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग ऑफ हार्ड एंड कंक्रीट। इस कोड में बेसिकली दे आर 12 डिफरेंट पार्ट्स एंड हम पार्ट 5 के सेक्शन 1 में हैं। सो कोड यहाँ से शुरू होता है। तो ये कोड है अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी टेस्टिंग के लिए। अल्ट्रासोनिक मीन्स साउंड वेव एंड साउंड वेव एंड इलेक्ट्रिकल सिग्नल, ये दो चीज़ों से मिलकर बनाई टेस्ट। हम एक साउंड वेव प्रोड्यूस करते हैं फ्रॉम ट्रांसमीटर एंड रिसीवर पर रिसीव करते हैं और उस साउंड वेव को कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। तब जाके वो जो टाइम डिफरेंस है साउंड वेव सेंड करने का और रिसीव करने का, वो कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट एक्चुअली ये इक्विपमेंट से ही हो जाता है। एंड वो जो थिकनेस है कि आपने रिसीवर और ट्रांसमीटर कहाँ लगाया, कितने डिस्टेंस पे लगाया है, उसके बेसिस पे हमारी वेलोसिटी आती है। तो थोड़ा हम इसको डायग्राम से समझेंगे तब आगे बढ़ेंगे, जिससे आपका ये कोड पढ़ना काफ़ी आसान हो जाएगा। तो देखिए, एक मान लीजिए हमारे पास एक कॉलम है, अब इस कॉलम में आपको अगर मैं बताऊं कि आपका एक ट्रांसमीटर यहाँ लगा हुआ है, एक ट्रांसमीटर यहाँ लगा दिया मैंने और एक रिसीवर यहाँ लगा है, ठीक है। इसको मैं बोलती हूँ ट्रांसमीटर, इसको बोलती हूँ रिसीवर। ये दोनों कनेक्टेड होते हैं एक डिवाइस से, और इस डिवाइस में एक होता है टाइम रिकॉर्डर, स्मॉल टी फॉर टाइम, ठीक है। इसका थिकनेस हमको पता है। जो वॉल, जो कॉलम, जो बीम जिसका हम एंटिटी करने जा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ यूएसपीवी, उसका हमको थिकनेस पता है। तो ये थिकनेस को हम h ले लेते हैं। तो आप यहाँ से आप इंस्ट्रूमेंट को स्टार्ट कीजिए। स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको एक अल्ट्रासोनिक साउंड प्रोड्यूस होगी इस पॉइंट पे, यहाँ से वो इस तरफ जाएगी। तो जब ये स्टार्ट हो रही है एंड जब यहाँ रिसीव हो रही है, इसके बीच का डिस्टेंस तो h है, ठीक है। एंड इसका टाइम कितना है? टाइम है t। यहाँ पे हमको मिल जाता है, जितने में हम ट्रांसमीटर से रिसीवर पे पहुंचते हैं वो उसका टाइम हमको यहाँ मिल जाता है इक्विपमेंट पर ही। उसके लिए हमको मैन्युअली कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि टाइम होता है माइक्रो सेकेंड्स में, मिली सेकेंड्स में, वो आप स्टॉप वॉच से नहीं कर सकते। ये एक टेस्ट है। इस टेस्ट से हमको पता चलता है कि कंक्रीट की क्वालिटी कैसी है। तो कोड स्टार्ट करने के पहले मैं आपको एक दो चीज़ें बता देती हूँ, जिससे आपके लिए कोड पढ़ना काफ़ी इजी हो जाएगा। आपको लाइन टू लाइन पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और अगर आप खुद से भी पढ़ेंगे तो आपको पता रहेगा कि इसमें क्या लिखा है। तो बेसिकली क्या होता है कि हमें एक वेलोसिटी मिलती है, मान लीजिए v मिलती है। तो ये जो v वेलोसिटी है, ये h डिस्टेंस ट्रेवल करती है t टाइम में। तो हमको v इज इक्वल टू h/t वेलोसिटी मिल जाती है। अब ये वेलोसिटी कितनी ज़्यादा है, कितनी कम है, वो हमें बताता है कि कंक्रीट की क्वालिटी कैसी है। जब हमारी कंक्रीट में क्रैक्स होते हैं, कुछ हनीकॉम्बिंग हो गई है, सीमेंट सब जगह नहीं है, कुछ एयर गैप्स रह गए हैं यहाँ पे बीच में, तो जो वेलोसिटी है कितनी होगी, क्रैक के थ्रू वेलोसिटी कितनी होगी। तो ये सब चीज़ें हैं जो इस कोड में बताई गई हैं कि हम वेलोसिटी के बेसिस पर डिसाइड कर सकते हैं कि कंक्रीट की क्वालिटी कैसी है। तो हम बेसिकली आप टेस्ट कैसे करेंगे, आपको ठीक से टेस्ट कैसे करना है, और अगर आपने कहीं टेस्ट किया है और आपको उसके टेस्ट के प्रोसीजर पर डाउट है, तो आप किन फैक्टर्स को ध्यान में रख के डाउट कर सकते हैं, और आपका इक्विपमेंट ठीक है या नहीं है, ये सब क्राइटेरिया आपको इस कोड में मिलेंगे। तो हम कोड स्टार्ट करते हैं।
तो ये जो कोड है इसमें जो वेलोसिटी है और जो वेव्स हैं वो हमको जो मेजरमेंट मिलता है वो हमको लॉन्गिट्यूडनल वेव भी मिलता है, कंप्रेशनल वेव, शेयर वेव मिलती है एंड सरफेस वेव, तीनों वेव मिलती हैं। तो हम जो भी मेजर कर रहे हैं हमें ध्यान रखना है कि हम वही मेजर करें। इसके बाद इसमें यही समझाया गया कि जितना अच्छा कंक्रीट होगा आपकी वेलोसिटी उतनी ही अच्छी होगी, डेंसिटी जितनी अच्छी होगी, जितना इलास्टिक मॉडुलस अच्छा होगा कंक्रीट का उतना ही आपका वेलोसिटी हाई रहेगी। ये इसमें समझाया गया है, ये इसमें समझाया है। एपरेटस कैसा होना चाहिए, तो एपरेटस का भी कुछ स्पेसिफिकेशन होते हैं, तो आप किस बेसिस पे आपको चूज करना है। तो ध्यान रखिए कि जो आपका ट्रांसड्यूसर है उसका जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है वो 25 किलो हर्ट्ज से 100 किलो हर्ट्ज के बीच होना चाहिए। स्पेसिफिकली अगर आपका कुछ टेस्ट कुछ डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर को मॉनिटर करने का है तो फिर आप लॉन्ग पाथ, अगर आपका स्ट्रक्चर लंबा है तो आपको यूज़ करना चाहिए 10 किलो हर्ट्ज से 40 किलो हर्ट्ज का ट्रांसड्यूसर। एंड अगर आपका स्ट्रक्चर छोटा है तो आप शॉर्ट पाथ के लिए यूज़ कर सकते हैं 60 किलो हर्ट्ज से 200 किलो हर्ट्ज तक, ठीक है। तो बेसिकली ये समझाएगा। लेकिन अगर आपका 25 किलो हर्ट्ज से 100 किलो हर्ट्ज तक का इक्विपमेंट है दैट इज सफिशिएंट फॉर मोस्ट ऑफ द बिल्डिंग्स, ज़्यादातर बिल्डिंग्स में उससे काम चल जाता है। फिर होता है कैलिब्रेशन बार। अब आपको ये इक्विपमेंट तो सप्लाई कर दिया है कंपनी ने, ठीक है, आपने इसको यहाँ लगा दिया, यहाँ लगा दिया, पर आपको कैसे पता कि जो मेजरमेंट्स आ रहे हैं वो ठीक है, क्या वो इसकी गारंटी है? तो ये चेक करने के लिए कंपनी हमको, जो मैन्युफैक्चरर है वो सप्लाई करते हैं स्टैंडर्ड कैलिब्रेशन बार। ये स्टील के बार्स होते हैं। मान लीजिए मैं एक रेक्टेंगल बार बनाती हूँ, मान लीजिए हमको एक कैलिब्रेशन बार मिला है जो हमें इक्विपमेंट के साथ ही मिला है। उसके एक फेस पे आप लगाइए रिसीवर और उस वाले उधर वाले फेस पे आप लगाइए ट्रांसमीटर। फिर आपको एक, ये आपको ऑलरेडी पता है इसकी थिकनेस कितनी है, नहीं पता है तो आप इसको मेजर कर लीजिए किसी भी इंच टेप से, स्केल से। तो कुछ टाइम आएगा, वो टाइम आपको ऑलरेडी आपके मैनुअल में गिवन होगा। जो इक्विपमेंट के साथ आपकी मैनुअल आएगी उसमें गिवन होगा कि आपका जो कैलिब्रेशन बार है वो, उसके अगर दोनों फेस पे आप ट्रांसमीटर और रिसीवर रखते हैं तो कितने टाइम में वेव क्रॉस करेगी। तो अगर वो इतने टाइम में क्रॉस करती है तो आपका इक्विपमेंट ठीक है, और नहीं करती है तो आपको एक बार मैन्युफैक्चरर से चेक करना पड़ेगा कि आपका इक्विपमेंट ठीक है या नहीं है, ठीक है। कि हो सकता है कि जब मैन्युफैक्चरर ने डिस्पैच किया हो तो बीच में डैमेज हो गया हो कुछ, बिकॉज ऑफ सम टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, somebody has actually by mistake dropped the equipment or somebody did not unpack the equipment correctly, there is some problem with the equipment, machinery, so many things can come। तो वो सब अवॉइड करने के लिए, क्रॉस चेक करने के लिए, आपका टेस्ट शुरू करने के पहले आपको एक टेस्ट ही करना पड़ता है कैलिब्रेशन बार का। ये इसमें दिया है। एम्पलीफायर, आपकी जो वेव यहाँ रिसीव हो रही है और जो यहाँ से आप ट्रांसमिट कर रहे हैं, तो जो रिसीव हो रही है वो उसका एम्पलीट्यूड बहुत कम होता है, तो उसको हमें एम्पलीफाई करना पड़ता है। अगर वो एम्पलीफाई नहीं होगी तो आप उसे रिसीव ही नहीं कर पाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि वेव कब आई। तो एम्पलीफायर तो चाहिए पड़ता है, ये एम्पलीफायर है। फिर है इलेक्ट्रॉनिक टाइमिंग डिवाइस, इसी को हम टाइमिंग डिवाइस बोलते हैं। ये जो टाइमिंग डिवाइस है इसी को टाइमिंग डिवाइस बोलते हैं। आगे आइए, परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट ऑफ एपरेटस। तो एपरेटस ठीक से काम कर रहा है, इसको आप कैसे चेक करेंगे? इसके लिए इसमें लिखा है कि जो ट्रांजिट टाइम है, जो यहाँ से यहाँ आप पहुँच रहे हैं, वो ट्रांजिट टाइम की जो एक्यूरेसी है मेजरमेंट की वो 1% के अंदर होनी चाहिए। मतलब अगर आप इसके इसी कंक्रीट के, जो कि आपकी फ्रेश अच्छी स्ट्रॉन्ग कंक्रीट है, जिसको आपको पहले से पता है कि ये मेरा अच्छा कंक्रीट है, ये आपका जो कैलिब्रेशन बार को आप ले लीजिए, जो आपको एक्चुअली पता है कि ये कैलिब्रेट होके आया है मैन्युफैक्चरर से, तो आप इसके डिफरेंट पॉइंट्स पर टेस्ट कीजिए। जब आप डिफरेंट पॉइंट्स पर टेस्ट करेंगे तो जो वेरिएशन ऑफ टाइम आएगा ना, टाइम मेजरमेंट, वो 1% के अंदर ही वेरी होना चाहिए, समझे। जैसे मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं, 100 माइक्रो सेकेंड्स होता है टाइम, तो आपका 99 माइक्रो सेकेंड से 101 माइक्रो सेकेंड के बीच ही वेरी करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपका एक जगह 100 आ रहा है, एक जगह 97 आ रहा है, या एक जगह 105 आ रहा है, तो ये ठीक नहीं है। अकॉर्डिंग टू दिस कोड 1% के अंदर वेरी करना चाहिए।
तो 20 माइक्रोसेकंड और 10 मिली सेकेंड की जो रेंज है, इसके बीच ही 1% तक वेरी करना चाहिए, तभी आपका इक्विपमेंट ठीक माना जाएगा और आप उसको यूज कर सकते हैं। फिर इसके बाद हम करेंगे जीरो टाइम चेक। जीरो टाइम चेक क्या होता है कि जीरो टाइम चेक होता है कि जब आपका इक्विपमेंट, देखिए ये आपका ट्रांसमीटर है, ये रिसीवर है, अगर मैं ट्रांसमीटर और रिसीवर को एक दूसरे से एकदम सटा के रख दूं, इसका ट्रांसमीटर का ये वाला फेस और रिसीवर का ये वाला फेस दोनों को टच कर दूं, बीच में कोई कंक्रीट नहीं है, तो क्या होगा, कितना टाइम लगेगा वेव को यहाँ से आने में, ज़ीरो। इसी को बोलते हैं जीरो टाइम चेक। तो आपको एक चेक लगाना पड़ता है, आपका जब इक्विपमेंट आ जाएगा तो आपको जीरो टाइम चेक मिलना चाहिए। द इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन पल्स अप्लाइड टू द ट्रांसमिटिंग ट्रांसड्यूसर shall have a rise time of not greater than 1/4 of its natural period। ये क्या बोल रहा है कि आपकी जो ट्रांसमीटर है उसकी एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है, हर इक्विपमेंट की एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है। तो अगर इसका एक टाइम पीरियड लिया जाए, एक वेवलेंथ कितनी हो गई, ये हो गई, ये पॉइंट इसका टाइम पीरियड है, ठीक है। अब क्या है, इसका जो राइज टाइम है इस वेव का वो कितना है, T/4 है। ये पॉइंट कहाँ पर आएगा, T/4 पे आएगा। तो जो आपका जो पल्स जो आप दे रहे हैं कंक्रीट में, उसका राइज टाइम जो है वो भी T/4 या उससे कम ही होना चाहिए, ठीक है। तो हमें कोशिश करनी पड़ती है कि हम ट्रांसमीटर का जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है उसको एज क्लोज एज मैच कर पाएँ, तभी हमारा टेस्ट ठीक से होता है। इससे क्या होता है कि जो हमारी एडिशनल नॉइजेज हैं वो सब नहीं आएंगी, और जो कभी कभी ट्रांसमीटर के अंदर से वाइब्रेशंस, एक्स्ट्रा वाइब्रेशंस आते हैं, वो सब आना बंद हो जाते हैं और आपको शार्प सिग्नल मिलता है। वो शार्प सिग्नल इम्पोर्टेंट है उसको रिसीव करने के लिए। अगर शार्प नहीं आएगा तो फिर आपकी खुद की सिस्टम की नॉइज़ इतनी हो जाती है कि आपको सिग्नल कब रिसीव हुआ पता ही नहीं चलेगा। तो ये मेथड्स हैं आपको शार्प सिग्नल प्रोवाइड करने के, तो ये सब चीज़ें इंश्योर करनी पड़ती हैं। इसके बाद ये बोल रहे हैं कि आपका जो टाइम इंटरवल है बिटवीन डिफरेंट वेव्स वो भी आपका सफिशेंटली लार्ज होना चाहिए। क्यों होना चाहिए लार्ज, देखिए इसी में समझाते हैं। एक वेव आती है यहाँ पे, मान लीजिए आप रिसीव नहीं कर पा रहे हैं, बिकॉज ऑफ सम रीज़न आपको यहाँ पे नहीं मिलता, रिसीव नहीं कर पा रहे, लेकिन ये रिफ्लेक्ट होती है वापस, फिर यहाँ आती है। और इस टाइम पे जब ये यहाँ पहुँच रही है, आपने यहाँ पर एक्चुअली जब ये यहाँ से डिपार्ट हुई है इस पॉइंट से, आपने एक और वेव यहाँ से छोड़ी है फ्रॉम योर ट्रांसमीटर, एंड ये भी यहाँ आ रही है, दोनों वेव साथ में आ रही है, एक ये वेव आ रही है, एक ये वेव आ रही है, ठीक है। ये रिफ्लेक्टेड वेव है और ये डायरेक्ट वेव है, और यहाँ पे आप रिसीव करते हैं, ठीक है। तो आपका जो रिसीवर है, ये वाली वेव तो उसने 3 बार पार्ट ट्रेवल किया तब आपको मिली है, तो आपको टाइम ज़्यादा देगा। और जब इसको आप रिसीव कर रहे हैं डायरेक्ट वेव को, तो आपको टाइम मिलेगा कम। तो एक ही लोकेशन पे आपका टाइम ज़्यादा भी है, टाइम कम भी है, तो आप किसको सही मानेंगे। तो इस तरह की डिस्क्रिपेंसी नहीं हो, इसके लिए हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं कि जो टाइम डिफरेंस बिटवीन द टू वेव्स और सक्सेसिव वेव्स शुड बी वेरी लेस। जब आप यहाँ से वेव्स डिपार्ट कर रहे हैं तो इमीडिएटली डिपार्ट करना है, एक साथ डिपार्ट करना है, जिससे कि हमें कम से कम टाइम डिफरेंस मिले। यहाँ जो हमारा रिसीवर है, वो रिसीवर पर सारी वेव्स एक साथ आनी चाहिए, तभी हम बोल पाएंगे कि हमारा रिफ्लेक्टेड वेव नहीं है। सो ये एम्बिएंट टेम्परेचर पे आपका परफॉर्मेंस मिलना चाहिए। ठीक है, ये भी सिंपल है। फिर सरफेस प्रिपरेशन। सरफेस प्रिपरेशन ये होता है कि आपका जो एक ट्रांसमीटर है, एक है रिसीवर। अब ये आपको हाथ से पकड़ना पड़ता है अगेंस्ट क्या, एक कोई स्ट्रक्चरल मेंबर है, मान लीजिए एक कॉलम है।
अब आपको ये वर्टिकल पकड़ना है हैंड से, ये भी वर्टिकल पकड़ना है और दोनों को टच करना है हमारे बीम या कॉलम के फेस से। तो क्या वर्टिकली आप कंप्लीटली कनेक्शन पॉसिबल है बाय हैंड? नहीं पॉसिबल, ऐसा होता ही नहीं है, क्योंकि ये इतना छोटा इक्विपमेंट भी नहीं है कि आप इसको फेस टू फेस कनेक्ट कर पाए कंप्लीटली। तो ये कनेक्शन प्रॉपरली रहे, इसके लिए हम एक तो यहाँ पर इसका जो ट्रांसमीटर और रिसीवर का जो फेस है जो हम टच करते हैं विद अवर स्ट्रक्चरल मेंबर, यहाँ बीच में हम एक जेल लगाते हैं। जैसे कि आपको पता होगा जो ईसीजी मशीन होती है उसमें भी हम किसी पेशेंट की बॉडी में लगाने के पहले एक जेल लगाते हैं, वो अटैचमेंट के लिए लगाते हैं। अटैचमेंट मीन्स इसका जो कंप्लीट एरिया है जो ईसीजी का इक्विपमेंट है वो पेशेंट की बॉडी से कंप्लीटली टच होना चाहिए। तो सेम सिमिलर कंसेप्ट इज एप्लीकेबल हियर। यहाँ भी हमको जो कंक्रीट है, कंक्रीट का जो कॉलम है, बीम है या कोई भी मेंबर है, उससे हमें ट्रांसमीटर को एंड रिसीवर को कंप्लीटली टच करना है। तो कंप्लीट टच इज पॉसिबल थ्रू कपलिंग एजेंट। वो कपलिंग एजेंट क्या होता है? वो कोई जेल हो सकता है, वैसलीन हो सकता है, मतलब इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड। इसके बाद आ जाइए अल्ट्रासोनिक मेजरमेंट्स। तो ये एक्चुअली आप ये डायग्राम देखिए, इसमें यही बताया गया है कि एक होता है डायरेक्ट ट्रांसमिशन। इसमें क्या होता है, आपका ट्रांसमीटर एक फेस पर है और रिसीवर दूसरे फेस पर है, तो इसको बोलते हैं डायरेक्ट ट्रांसमिशन। अब इसमें क्या है, एक फेस पे ट्रांसमीटर है और एक फेस पे रिसीवर है। तो इसमें एकदम अपोजिट फेस पे नहीं है। ये क्यों नहीं है यहाँ पे? क्योंकि ये एक्चुअली साइट का प्रॉब्लम है, साइट इश्यूज, एक्सेसिबिलिटी नहीं है वहाँ पे। आप वहाँ नहीं रख सकते क्योंकि वहाँ कुछ और चीज़ है। मान लीजिए यहाँ पे कोई वॉल आ गई है तो आप यहाँ पे कैसे रखेंगे? नहीं रख पाएंगे। या मान लीजिए यहाँ पे एक्सेसिबिलिटी नहीं है, कुछ और परेशानी है, तो आपको यहीं पे रखना पड़ता है रिसीवर, और यहाँ पर ही रखना पड़ता है बिकॉज ऑफ साइट इश्यूज। तो आपका जो वेव है वो डायरेक्टली वेव यहाँ नहीं पहुँचेगा, वो आपका रिफ्लेक्ट होके पहुँचेगा या फिर वो आपका एटीन्यूएशन हो जाएगा, वेव का जो इंटेंसिटी है वो कम हो जाएगा, तब जाके आपको रिसीवर में मिलता है। और एक होता है ये ट्रांसमीटर एंड रिसीवर आर ऑन द सेम फेस। ये कब होता है? ये होता है जनरली जब आपको बाहर का जो फेस है, आपका कंक्रीट का जो अपोजिट फेस है बाहर का, वो एक्सेसिबल नहीं है। आप मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में बहुत ऊपर है तो आपको बाहर एग्जैक्टली आपको रिसीवर रखने के लिए जगह नहीं समझ में आएगा, लोकेशन पोजीशन आपको नहीं मिलेगा, तो आप सेम फेस पे रख देते हैं। अब जब आप सेम फेस पे रखते हैं तो यहाँ पे आपको मोस्टली रिफ्लेक्टेड वेव भी मिलती है, ठीक है। तो इसका जो इंटेंसिटी है वो काफ़ी कम रहता है। अगर मान लीजिए आपको एम्पलीट्यूड यहाँ पे मिलता है 100 यूनिट्स का मिलता है कुछ एम्पलीट्यूड, तो यहाँ पे आपको मिलेगा सिर्फ 1 और 3 यूनिट का, ओके। तो ये डिफरेंस है यहाँ पे। आपको जो एम्पलीट्यूड यहाँ पे मिलना है वेव का, वो यहाँ पर आपको सिर्फ 1 to 3 यूनिट्स ही मिलता है, 1 to 3% ही मिलेगा। आई थिंक 1 to 3 और 3 to 5 समथिंग रिटन, 2 to 3% only, okay, here it is written. So तो ये इसमें समझाया गया है। इसके बाद है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग पल्स वेलोसिटी मेजरमेंट्स। ये हमें कनेक्शंस में दिए हुए हैं, हालांकि आप इसको एक बार देख सकते हैं। सरफेस कंडीशन कैसा है, मॉइस्चर कंटेंट कैसा है, पाथ लेंथ कैसा है। तो इन सब केसेस में अगर आपका एक कंक्रीट का ब्लॉक है, इस पे आप मेजरमेंट लीजिए, फिर आप इसको वेट कर दीजिए, पानी डाल दीजिए इस पर, और पानी डालने के कुछ घंटे बाद आके फिर से मेजरमेंट लीजिए। तो जब आप पानी डाल के मेजरमेंट लेंगे तो आपका वैल्यू ज़्यादा आता है और ड्राई में कम आता है। तो ये आपको पता रहेगा, तो आप एक्चुअली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जिसने साइड पे मेजरमेंट्स लिया है उसने ड्राई कंक्रीट पे लिया है या वेट पे लिया है। तो इन दैट केस अगर आपका ड्राई कंक्रीट का मेजरमेंट है तो आपको जो जितने परसेंटेज से वैल्यूज इंक्रीज हो रही है उतना आप कम कर दीजिए, तो आपका ड्राई का आ जाएगा। तो कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज़ होती हैं जिसको हम एक्चुअली बोल सकते हैं कि ड्राई टू वेट इतना वेरिएशन होता है, तो आप उतना बैक कैलकुलेट कर लीजिए कि ड्राई पर कितना होगा। फॉर कंपैरिजन आपको मोस्टली वैल्यूज़ ड्राई वैल्यूज़ ही मिलेंगी, और किसी लोकेशन में मान लीजिए ड्राई कंक्रीट है ही नहीं, फिर आप क्या करेंगे? तो इस केस में आप वेट का ही मेजरमेंट ले लेंगे, लेकिन उसको सुटेबली कम कर देंगे। फिर टेम्परेचर, स्ट्रेस,
reinforcement bars, contact between the transducer and the concrete, cracks and voids. टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो वैल्यूज़ कम आती है, टेम्परेचर कम होगा तो वैल्यूज़ ज़्यादा आती हैं. स्ट्रेसेस टू विच द स्ट्रक्चर इज सब्जेक्टेड. अगर आपका स्ट्रक्चर है, मान लीजिए आपने उस पर कुछ लोड लगा रखा है, वो लोड लगा रखा है, फिर आप उसका टेस्टिंग कर रहे हैं, लोड ऑलरेडी है, मान लीजिए बिल्डिंग है, एग्जिस्टिंग बिल्डिंग है, उसमें आपको कुछ लोड ऑलरेडी रहेगा. तो अगर आप मेजरमेंट लेंगे ट्रांसड्यूसर और रिसीवर से, तो बीच में कुछ क्रैक्स आ जाते हैं. एक्चुअली क्रैक्स तो ऑलरेडी हैं क्योंकि लोड है, लेकिन आप जब मेजरमेंट लेने जाएंगे तो आपकी जो वेव आएगी, wave will pass through these cracks. These cracks are called micro cracks because they are not visible on the surface. They are very very small, but they are there. तो उनसे उसका स्पीड कम हो जाता है. जो वेव है उसका स्पीड कम हो जाएगा, टाइम ज़्यादा लगता है, तो वेलोसिटी कम आती है. तो इन दैट केस अगर आपका लोडिंग है स्ट्रक्चर पे, तो आपकी वेलोसिटी मोस्टली कमी आएगी. पर ये हमेशा वैलिड नहीं है. एक्चुअली जब आपकी जो लोडिंग है, अगर कैपेसिटी, मान लीजिए आपकी कैपेसिटी ऑफ दिस स्ट्रक्चर इज पी अल्टीमेट और आपकी लोडिंग पी है, जो कि आपकी कैपेसिटी से के 60% से, मतलब आपका 0.6 ऑफ पी अल्टीमेट, या फिर कह सकते हैं 60% ऑफ पी अल्टीमेट, इससे कम है, तो फिर ऐसा नहीं होता है. फिर आपको एक्चुअल वैल्यू मिलती है, उसमें माइक्रो क्रैक्स डेवलप नहीं होता है. ये आगे बताया है एनेक्शर्स में. देन आपका है रीइंफोर्सिंग बार्स. तो रीइंफोर्समेंट बार्स जो होते हैं उनकी डेंसिटी होती है 78.5. कंक्रीट की कितनी होती है 25. तो अगर आपकी कंक्रीट में मान लीजिए आपका कॉलम है, ओके, आपका जो कॉलम है इसमें बार्स है. अगर आप इक्विपमेंट अपना यहाँ रखते हैं और यहाँ रखते हैं, तो ये जो रीइंफोर्समेंट बार है इसके थ्रू वेव जाएगी और जल्दी पहुँच जाएगी. तो आपको चाहिए कि आपको इक्विपमेंट ऐसे रखना है, ऐसे प्लेस करना है कि आपका जो कंक्रीट है, कंक्रीट के थ्रू वेव जाना चाहिए. तो इसके लिए आपको ये जो रीइंफोर्समेंट बार्स है इनका मैपिंग करना पड़ेगा. आपको पता होना चाहिए, या तो आपके पास ड्राइंग हो, और आपके पास ड्राइंग नहीं है, बिल्डिंग बहुत पुरानी है, तो आपको इसका मैपिंग करना पड़ेगा. मैपिंग करने से आपको पता चल जाता है कि आपका रीइंफोर्समेंट बार्स कहाँ कहाँ पर प्लेस्ड है. फिर आपको सुटेबली आपको जजमेंट लेके कंक्रीट टू कंक्रीट आपको ट्रांसड्यूसर और रिसीवर को प्लेस करना पड़ता है, जिससे कि आपकी जो वेव है वो एक्यूरेटली कैप्चर हो. फिर क्रैक्स एंड वॉइड्स. क्रैक्स एंड वॉइड्स का एक सिंपल सा फंडामेंटल है. क्या होता है, आपका जो मान लीजिए आपका एक कॉलम है और इसमें एक क्रैक है. मैं थोड़ा एग्जैजरेटेड बता रही हूँ क्योंकि आपको समझाने के लिए, दैट्स इट. आपका वेव यहाँ आ रहा है. अब इसका जो डेंसिटी है कंक्रीट का वो है C25 यूनिट वेट. यहाँ पर है एयर, ठीक है. तो ये जो एयर है इसका डेंसिटी हो गया कम. जब हाई डेंसिटी से आप लो डेंसिटी में जाते हैं तो एक टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नाम की चीज़ होती है. आपने शायद पढ़ा होगा अपने बेसिक फिजिक्स में ड्यूरिंग योर स्कूल, डायमंड में जो होता है वही है. आप हाई डेंसिटी से लो डेंसिटी में आते हैं तो आपको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मिलता है, और तब तक आप इसके बाहर नहीं जा पाएंगे जब तक आपको सुटेबल एंगल ऑफ इंसिडेंस नहीं मिलता है फ्रॉम दिस फेस. फिर आपको जब वो मिल जाएगा तो आप इसके बाहर आ जाएंगे. तो क्या हो गया, आपकी जो इंसिडेंट वेव थी वो यहाँ फंस गई क्रैक के अंदर, और फंस गई इसके लिए उसको वो अंदर ही अंदर रिफ्लेक्ट हो रही है. फिर आफ्टर सम टाइम इट इज़ कमिंग आउट, तो टाइम ज़्यादा लगता है. यही एक्चुअली आइडेंटिफिकेशन का फंडामेंटल है कि अगर आपका जो क्रैक्स है कंक्रीट के अंदर, तो वेव विल टेक मोर टाइम बिकॉज ऑफ दिस फिनोमेना. तो ये अगर आप सेम चीज़ सेम टेस्ट यहाँ करेंगे, सेम कंक्रीट का जो मेंबर है उस पर आप कहीं दूसरे पॉइंट पे मेजरमेंट लेंगे तो आपका टाइम ज़्यादा आएगा. और जहाँ पे आपकी कंक्रीट वीक है, जहाँ सेग्रीगेशन है, जहाँ एयर गैप्स है, जहाँ पे क्रैक्स हैं, वहाँ पे टाइम ज़्यादा आएगा. तो यू कैन आइडेंटिफाई कि यस, एट दिस पोजीशन माई कंक्रीट इज़ नॉट गुड. तो यू कैन look for some other methods for repairing the concrete. Or if you are doubtful about your test, because there are certain ranges in wave velocities, like less than 3.75 and 3 to 3.75, where you say it is doubtful, then in that case आपको कुछ और टेस्ट करने पड़ते हैं to ascertain that yes this position is concerning. फिर आप जो भी आपको सुटेबल मेथड लगेगा उससे आप रिपेयर करेंगे ना, आगे बढ़ेंगे. ठीक है, तो ये आपको समझा दिया है. इसके बाद आइए, बताया है इसमें कि एनेक्शर बी में भी ये सेम चीज़ दी हुई, जो मैंने बताया वही दिया है, आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है.
फिर आ जाइए प्रोसीजर, प्रोसीजर वही है v इज इक्वल टू L/T जो हमने ऑलरेडी देख लिया है, फिर ये भी हमने देख लिया ऑलरेडी। एक चीज़ और ये है कि इसमें ये जो हमारा इंडेक्स टेस्ट होता है ये वाला, इसमें वेलोसिटी कम आती है। तो मान लीजिए हमारी वेलोसिटी इसमें इसमें आती है 3.2 किलोमीटर पर सेकेंड्स। ओके, आप ध्यान रखिए कि जो यूएसवीबी की जो रेंज है वेलोसिटीज की वो किलोमीटर पर सेकेंड्स में होती है। तो 3.2 किलोमीटर्स पर सेकेंड, पर जो हमको कंपैरिजन के लिए टेबल दिया है विद रिस्पेक्ट टू द कंक्रीट क्वालिटी, इट इज गिवन फॉर डायरेक्ट ट्रांसमिशन। तो यू हैव टू कन्वर्ट दिस वैल्यू in terms of direct transmission. So what you will do is you will actually add 3.2 plus 0.5 kilometer per second to get 3.7 kilometer per second as direct transmission. Okay, so you have to add plus 0.5. Then you compare this value of 3.7 in the table. The see table is here. You must see this table. See, this is the table. So this is for the cross probing. Cross probing is direct transmission. So you can compare only the cross probing values with this concrete grading quality. You cannot compare with any other test with concrete grading quality because that is not justified. So the code is saying that you have to compare the cross probing only with respect to the concrete quality. Okay. So you add 0.5, that's all given here. Now, so they are saying that you have to add some jelly, grease, liquid soap, kaolin, glycerol paste. So these are the coupling agents that we have already seen. We have to apply some coupling so that we can have a good contact area. And also they are saying अगर आपका direct transmission है, तो आपकी जो ये thickness है minimum 150 होनी चाहिए, और आपका अगर इनडायरेक्ट है तो मिनिमम 400 होनी चाहिए। फॉर डायरेक्ट ट्रांसमिशन 150, 400 फॉर सरफेस प्रोबिंग। ओके, इसके बाद अगर आपका एग्रीगेट साइज 20 mm है और इससे कम है तो आपका मिनिमम साइज कंक्रीट का 100 mm तो होना ही चाहिए, और आपका एग्रीगेट साइज 20 mm टू 40 mm तो आपका मिनिमम साइज होना चाहिए 150 mm। फिर कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास एक बहुत बड़ा एरिया होता है टेस्ट करने के लिए, बहुत बड़ा एरिया, लाइक आप कह सकते हैं कि इट्स वेरी वेरी लॉन्ग एरिया। तो आप इसमें आप क्या करेंगे, आप इसमें डिफरेंट पॉइंट्स पे टेस्ट करेंगे, ठीक है। तो डिपेंडिंग ऑन द क्वालिटी ऑफ द कंक्रीट, आपको लगता है बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुका है कंक्रीट में ऑलरेडी, तो आप इसकी स्पेसिंग जो है टेस्ट की, एक्चुअली ये पॉइंट्स क्या है, इन पॉइंट्स पे आप एनडीटी कर रहे हैं, आप यूएसपीवी कर रहे हैं इन पॉइंट्स पे। तो जब आप इन पॉइंट्स पे यूएसपीवी कर रहे हैं तो आप ये जो स्पेसिंग है आप इसको सुटेबली डिसाइड कर सकते हैं। कुछ ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कंक्रीट क्वालिटी अच्छी नहीं है तो आप 300 रखिए mm, और आपकी कंक्रीट क्वालिटी ठीक ठाक है तो आप 500 भी रख सकते हैं, तो दूर भी रख सकते हैं, ठीक है। एक चीज़ और है जो कि आपको बताना ज़रूरी है, आपका जो कंक्रीट का, मान लीजिए मैं एक कॉलम का क्रॉस सेक्शन बना रही हूँ, ये हमारा कॉलम है, इसमें ये कवर होता है, कवर के अलावा क्या होता है बाहर बताइए, ये कवर है, कवर के अलावा बाहर क्या होता है, आप में से कितने लोगों को पता है बताइए। एक्चुअली ये कवर के बाहर एक हम लोग लगाते हैं प्लास्टर, ठीक है, प्लास्टर लगा के उसके ऊपर ही पेंट करते हैं ना। तो ये प्लास्टर होता है, इसको आपको एक्चुअली रिमूव करना पड़ता है। जब आप इस पे यूएसपी करेंगे तो आपको इतना प्लास्टर हटाना पड़ेगा। देखिए आपको ये प्लास्टर यहाँ से हटाना पड़ेगा, यहाँ से भी हटाना पड़ेगा। ये हटा के जो कंक्रीट का सरफेस आपको मिलता है वो सब क्लीन सरफेस आपको चाहिए। इसके बाद आप यहाँ पे अपना ट्रांसमीटर और रिसीवर लगाइए, ओके। इसके बाद ही आप टेस्ट कीजिए, क्योंकि इसका जो डेंसिटी होता है बहुत कम होता है।
और इसका डेंसिटी ज़्यादा है, तो आपको जो वैल्यूज़ मिलेंगी वो एक्यूरेट नहीं मिलेंगी। आपको लगेगा कि आपकी कंक्रीट ख़राब है, पर कंक्रीट एक्चुअली अच्छी होती है। तो ये गलती ना हो, इसके लिए हम कंक्रीट के सरफेस को थोड़ा क्लीन करके, थोड़ा लेवल पे लाके उसके बाद ही टेस्ट करते हैं। फिर बाद में जब आपका टेस्ट हो जाएगा तो आप इसको वापस ठीक कर दीजिए, पैच रिपेयर करके आप इसको ठीक कर दीजिए। यही तरीका है इसको करने का। आप इसको सीधे डायरेक्टली आप कंक्रीट के सरफेस पे रख के करेंगे तो आपकी वैल्यूज हमेशा कम आएंगी। तो ये हो गया 300 हो गया, 500 हो गया। इसके बाद ये हमने बता दिया ऑलरेडी कि 0.5 से बढ़ा देना है, पर 0.5 से तभी बढ़ाना है जब आपकी ऑलरेडी जो इस यहाँ पे वेलोसिटी 3 किलोमीटर पर सेकेंड तो मिनिमम आनी ही चाहिए। अगर 3 से कम है तो आप ये नहीं कर सकते, 0.5 से इंक्रीज नहीं करना है। अगर 3 से ज़्यादा है तभी आप इसमें 0.5 से इंक्रीज करके यहाँ पे आ सकते हैं, ऐसा इसमें लिखा है। ठीक है, इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट्स। तो इंटरप्रिटेशन कैसे करना है, मान लीजिए कुछ वेलोसिटी मिल गई, अभी आप क्या करेंगे, आप इस टेबल पे आएंगे, टेबल 1 पे आप इसको कंपेयर करेंगे कि आपकी वेलोसिटी जो आई है वो किस रेंज में है। अगर आपकी वेलोसिटी 4.4 के ऊपर है तो आप बोलेंगे एक्सलेंट है, गुड कंडीशन ऑफ द कंक्रीट। 3.75 से 4.4 है तो अभी ठीक है, पर 3 और 3.75 के बीच आती है तो आप बोलेंगे डाउटफुल है, और लो 3 है तो इट इज़ पुअर क्वालिटी, मतलब कंक्रीट इज पुअर, इट इज़ कन्फर्म। 3 और 3.75 के बीच अगर आती है तो आपको दूसरा टेस्ट करना पड़ेगा, तो असरटेन कि आपकी क्वालिटी अच्छी है या खराब है। इन केस ऑफ डाउटफुल क्वालिटी इज मे बी नेसेसरी टू कैरी आउट फर्दर टेस्ट। ठीक है, एक ये हो गया। अभी आइए आगे, अगर आपके किसी कॉलम में अगर आप टेस्ट करते हैं, एक टेस्ट आपने ऊपर किया, एक टेस्ट आपने इधर किया, एक इधर किया, तो क्या आपको, आप बताइए कि आपको सेम वैल्यूज मिलेंगी थ्रू आउट? क्या आपने एक टेस्ट यहाँ किया, एक टेस्ट यहाँ किया, एक टेस्ट यहाँ किया, 1 2 3, क्या आपको तीनों टेस्ट में एकदम सेम, आप बोल एग्जाम्पल के लिए लेते हैं 3.2 किलोमीटर पर सेकेंड, 3.2 यहाँ भी 3.2, यहाँ भी 3.2, ऐसा मिलता है क्या? ऐसा नहीं मिलेगा, कभी भी नहीं मिलेगा। तो क्या एक्सेप्टेबल वैल्यू क्या है? एक्सेप्टेबल है कि अगर आपकी जो वैल्यूज है 1 2 और 3 की विद इन 10% वेरिएशन है, मतलब 3.2 में प्लस माइनस 10% कर दीजिए, अगर इसके अंदर वेरिएशन है तो आपकी वैल्यूज एक्सेप्टेबल है, ओके दिस इज एक्सेप्टेबल। बट अगर आपकी वैल्यूज 10% से ज़्यादा वेरी कर रही है, मान लीजिए आपकी जो वैल्यू है 3.2 से माइनस 10% चली गई है, इसका 10% कितना होगा? 0.32, राइट? तो आपकी जो वेरिएशन है 0.32 से ज़्यादा है। मान लीजिए एक जगह आपकी वैल्यू 3.2 आ रही है और एक जगह 3.2 माइनस 0.5 आ रही है, जो कि आपकी वैल्यू ज़्यादा है 3.2 से, तो आपका जो टेस्ट है वो या तो ठीक से हुआ नहीं है या तो वहाँ कंक्रीट खराब है, इसके लिए आपकी वैल्यू कम आ रही है। तो आपको जजमेंट लेना है प्लस माइनस 10% की बेसिस पे, ये चीज़ यहाँ मेंशन है। अगर 10% से ज़्यादा वेरिएशन है तो उसके अंदर इंटरनल फ्लॉज हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये एक पैराग्राफ बोलता है कि जो आपकी कंक्रीट की जो एफसी के वैल्यूज हैं, तो जो आपका कंक्रीट का ग्रेड है, आप कह सकते हैं M25, M30, M40, तो क्या आप शेयर वेव वेलोसिटी से इसको कुछ कोरिलेट कर सकते हैं? क्या ये पॉसिबल है? ये एक्चुअली अभी तक कुछ एस्टेब्लिश्ड गाइडलाइंस नहीं है कि आप बोलेंगे कि आपकी मान लीजिए शेयर वेव वेलोसिटी 3.2 किलोमीटर्स पर सेकेंड है तो आपका कंक्रीट का ग्रेड M30 होगा, ऐसा कुछ गाइडलाइन नहीं है। बट ये पैराग्राफ 2.5.4 ये क्या बोलता है कि आपके पास एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग का आपको ग्रेड नहीं पता है, कंक्रीट का जो ग्रेड है M25 है, M30 है, 40 है, क्या है आपको पता नहीं है, लेकिन आप उस पर यूएसपी भी कर पा रहे हैं। तो यूएसपी भी देख के आप उसके रिजल्ट के बेसिस पे ये नहीं बोल सकते हैं कि आपका जो कंक्रीट का जो ग्रेड है वो M30 होगा या M25 होगा, कितना ग्रेड होगा आप नहीं बोल सकते। पर आप एक काम कर सकते हैं, क्या कि आप जो ये बिल्डिंग है उसका जो बेसिक मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन है, लाइक सीमेंट,
सैंड, एग्रीगेट, राइट। और भी कुछ मटेरियल्स होते हैं लाइक एडेड सिलिका, सिलिका फ्यूम्स एंड फ्लाई ऐश, जो भी एडेड है आप वो सब निकालिए। उसके बेसिस पे आप डिफरेंट डिफरेंट क्यूब्स बनाइए। आप M20 का क्यूब बनाइए, M30 का बनाइए, 40 का बनाइए, आप 25, 35 कुछ भी बना सकते हैं। आप मान लीजिए आपने कुछ 10 सैंपल्स बनाए, वो 10 सैंपल्स बना के आप उनका कुछ, हर एक का आप कुछ M20 बना रहे हैं तो M20 के एटलीस्ट आप 3 to 5 सैंपल्स बनाइए, फिर उसका एवरेज लीजिए। इसके बाद उसी सैंपल पे आप M20 का टेस्ट लगाइए USPV पे। आप USPV टेस्ट कीजिए उन सारे सैंपल्स पे, USPV लीजिए यहाँ पे और आपका FCK यहाँ पे लीजिए, तो आपको कुछ पॉइंट्स मिलेंगे। स्ट्रेट लाइन भी मिल सकता है, तो मान लीजिए आपको ये मिलता है, तो आपको फॉर अ गिवन, ऐसे आपने M20 लिया तो M20 के लिए आपको ये USPV मिलता है, M30 पे आपको ये मिलता है, ऐसे आपको कुछ ग्राफ मिल सकता है। ये जो ग्राफ मिलता है, इस ग्राफ के बेसिस पे आप मान लीजिए आपकी जो स्ट्रक्चर में कुछ USPV आता है, स्ट्रक्चर में जो एक USPV आ रहा है वो यहाँ आ रहा है, ठीक है। तो आप इस ग्राफ पर लेके जाइए तो आपको अप्रोक्सीमेटली एक FCK मिल जाता है। जो FCK मिला है वो आपका जो है वो 10 to 20% तक वेरी करेगा। मीन्स आपकी जो स्ट्रेंथ एस्टिमेट होके आ रही है वो 20% प्लस माइनस में आपकी उसी रेंज में बैठेगी, ऐसा इन्होंने बोला है। लेकिन इसका कुछ इंटरनेशनल या नेशनल गाइडलाइन नहीं है कि आप बोल देंगे कि USPV देख के आप डायरेक्टली बता सकते हैं। आप इस तरीके से आप एस्टिमेट कर सकते हैं बाय डूइंग सम टेस्ट एट योर ओन। इसके बाद आ जाइए C में हम सरफेस क्रैक कैसे मेजर करते हैं वो देखेंगे, और एनेक्सर D में देखेंगे कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कैसे निकालते हैं USPV से। तो आगे बढ़ते हैं। तो पल्स वेलोसिटी अगर निकालनी है, इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन क्या होता है, ये जो डायग्राम है, डायग्राम नंबर 3, इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन। अगर इसमें हमें वेलोसिटी निकालनी है तो हम कैसे निकालेंगे, डायरेक्टली तो मिल जाती है, स्ट्रेट तो मिल ही जाएगी, लेकिन इस केस में कैसे मिलेगी, इसके लिए मेथड दिया है। हम क्या करेंगे, हमारे पास एक ट्रांसमीटर है, एक सरफेस हमारे पास अवेलेबल है, ओनली दिस सरफेस, ठीक है। दूसरा सरफेस जो कंक्रीट का है वो हमें पता नहीं है कितना दूर है, कहाँ है, हम उसको एक्सेस ही नहीं कर सकते। तो अभी हम एक ट्रांसमीटर यहाँ रखेंगे, ठीक है, एक ट्रांसमीटर यहाँ रखा है, एक रिसीवर यहाँ रखा है, डिस्टेंस हमको पता है x1, फिर रिसीवर यहाँ रखेंगे, डिस्टेंस होगा x2, फिर रिसीवर यहाँ रखेंगे, डिस्टेंस है x3, फिर रिसीवर यहाँ रखेंगे, डिस्टेंस है x4। 4 पॉइंट आपको मिलते हैं, डिस्टेंस मिलता है। अब जब यहाँ से आपने ट्रांसमिट किया कुछ वेव, तो कहीं से रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पर कुछ किसी टाइम पर आके मिलेगी, तो आप टाइम रिकॉर्ड कीजिए, टाइम t1। फिर आपने यहाँ पर फिर से कुछ छोड़ा, देन आपको कुछ टाइम बाद एक वेव यहाँ मिलेगी, उसको बोलेंगे हम t2। सेम अगर आप यहाँ पर आप छोड़ेंगे, कहीं पर आपने वेव छोड़ा ट्रांसमीटर से, आपको पता नहीं कहाँ जा रहा है, लेकिन आपको रिसीवर 3 में आपको आके एक वेव मिलती है कुछ टाइम, उसको बोलेंगे हम t3। सिमिलरली यहाँ पे कुछ वेव मिलती है, उसको हम बोलेंगे t4। आपने t3, t1, t2, t3, t4 रिकॉर्ड किया, आपने x1, x2, x3, x4 आपको पता है। इसको आप प्लॉट कर दीजिए, x एक्सिस पे आप डालिए डिस्टेंस और y पे डाल दिए टाइम, तो आपको क्या मिलेगा, आपको एक पॉइंट्स मिलेंगे जो कि ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन में होंगे। स्लोप जो इस लाइन का होगा वो स्लोप होगा, मान लीजिए थीटा है, तो टेन थीटा आप किसको बोलेंगे, y अपॉन एक्स, तो इट इज टाइम अपॉन x। तो इसका जो लाइन का स्लोप है वो आपका t/x है, जो कि एक्चुअली होता है 1/v। तो आपको वेलोसिटी निकालनी है, तो वेलोसिटी इज 1/tan थीटा, वेयर थीटा इज द स्लोप ऑफ दिस लाइन। ये होता है तरीका आपको इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन में वेलोसिटी निकालने का। अब आइए हम नेक्स्ट पर डिस्कस करते हैं, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग पल्स वेलोसिटी। ये हमने ऑलरेडी देख लिया है, फिर भी एक बार ऊपर ऊपर से देख लेते हैं। सरफेस कंडीशन एंड मॉइस्चर कंटेंट। अगर आपका मॉइस्चर कंटेंट प्रेजेंट है तो आपकी जो वेलोसिटी है सैचुरेटेड कंक्रीट में 5% से ज़्यादा आएगी, 5% ज़्यादा आएगी, मतलब कि अगर 30 आ रही है तो आपकी 30 + 5% आएगी, मतलब 3.15 के आसपास आएगी अगर आपका वेट कंक्रीट है, सैचुरेटेड है। तो पाथ, लेंथ, शेप, साइज है, तो कंक्रीट मेंबर अगर आपका साइज बहुत बड़ा है एक और साइज किसी मेंबर का छोटा है,
तो अगर आपकी मान लीजिए एक कॉलम 300 बाय 300 का है तो उसका कॉलम 500 और 500 का है, तो आपका जो डिस्टेंस है उसके कारण भी वेलोसिटी में डिफरेंस आता है। अभी आपका कभी आप लैब में क्यूब टेस्ट करते हैं और सेम टेस्ट आप चाहते हैं कि आपने जो वॉल पे किया है एक्चुअली जो स्ट्रक्चर पे किया है, आप बोलेंगे दोनों सेम आएंगे, तो ऐसा तो नहीं होगा। क्यूब में डायमेंशनल इश्यूज होते हैं। आपका जो वेव है, आपका क्यूब है और आपकी एक वॉल है, फुल लेंथ वॉल है, राइट। आप इसमें कहीं पे एक टेस्ट करते हैं, इसमें आप एक टेस्ट करते हैं, तो बिकॉज ऑफ डायमेंशनल क्यूब इज़ वेरी वेरी स्मॉल, आपकी जो वाइब्रेशन है क्यूब की डिफरेंट है, इसकी वाइब्रेशन बिल्डिंग की वॉल की डिफरेंट है, तो बिकॉज ऑफ सम इंटरेक्शन ऑफ साउंड वेव्स विद द नेचुरल प्रॉपर्टीज ऑफ द क्यूब एंड वॉल, आपका वैल्यूज में डिफरेंस आता है। तो आप डायरेक्टली इसमें कुछ वैल्यू वी मिलता है तो यू विल नॉट से कि डायरेक्टली यहाँ वी मिल जाएगा, कुछ वेरिएशन इज ऑलवेज एक्सपेक्टेड। इसके बाद आ जाइए, अगर आपका जो साइज है इसके लिए कुछ टेबल दिया हुआ है कि जो ट्रांसड्यूसर का जो फ्रीक्वेंसी है वो 24 हर्ट्ज रखा है और आपका जो पल्स वेलोसिटी आ रहा है कंक्रीट में, अगर वो 3.5 आ रहा है, तो जो लेटरल डायमेंशन है मिनिमम 146 होना चाहिए। लेटरल मतलब थिकनेस नहीं है, लेटरल है, मीन्स आपका जो कॉलम है उसका अगर आपको आपने टेस्ट ऐसे किया है, तो हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं, ये तो हमारा ये जो डिस्टेंस है वो तो हमारा एच है, इसकी बात नहीं हम कर रहे हैं, बी की बात, इसमें हम बी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो बी मिनिमम इतना होना चाहिए, ये इसमें टेबल 2 में दिया है। फिर आ जाइए इन्फ्लुएंस ऑफ टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर आपका ज़्यादा है, अगर 5 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट अगर 30 के ऊपर जाता है, 30 to 60 हो जाता है कह सकते हैं, तो आपकी जो पल्स वेलोसिटी है वो कितनी रिडक्शन कितना कम हो सकता है, 5% तक कम हो सकता है। और आपका फ्रीजिंग टेम्परेचर है, पानी जम जाता है, वो टेम्परेचर 4 डिग्री से नीचे, तो आपका 7.5% से मतलब आपका जो वेलोसिटी है 7.5% तक ऊपर जा सकता है, ज़्यादा हो सकता है। इन्फ्लुएंस ऑफ स्ट्रेस, स्ट्रेस में हमने देखा था माइक्रो क्रैक्स होते हैं, तो जो माइक्रो क्रैक्स होते हैं उसके कारण आपकी जो कंक्रीट है उसमें वेव का जो ट्रेवल टाइम है वो बढ़ जाता है। इसके लिए आपकी जो स्ट्रेस्ड कंक्रीट है उसका जो वेव वेलोसिटी आएगा और जो अनस्ट्रेस्ड कंक्रीट है उसका जो वेव वेलोसिटी आएगा वो डिफरेंट आएगा, और स्ट्रेस्ड में ज़्यादा टाइम आएगा और अनस्ट्रेस में कम टाइम आएगा। लेकिन 60% एक क्राइटेरिया है कि आपकी जो लोडिंग है वो 60% से अगर ऊपर है तभी उसको स्ट्रेस्ड मानते हैं, इन्फ्लुएंस ऑफ स्ट्रेस पे होगा। अगर 60% ऑफ अल्टीमेट स्ट्रेंथ से कम है तो इन्फ्लुएंस ऑफ स्ट्रेस पे नहीं माना जाएगा। इफेक्ट ऑफ रीइंफोर्सिंग बार्स, रीइंफोर्समेंट का डेंसिटी ज़्यादा होता है, इसके लिए वेव फास्ट ट्रेवल करती है, टाइम कम लगता है, तो एस्टिमेशन ऑफ द वेव वेलोसिटी ज़्यादा हो जाता है। उसके लिए हम मानते हैं कि हमारी कंक्रीट अच्छी है, लेकिन एक्चुअली आप टेस्ट ही गलत कर रहे थे, इसलिए ये चीज़ करने से बचना है। आप पहले प्रोफोमीटर लीजिए। प्रोफोमीटर क्या करता है, प्रोफोमीटर आपकी प्रोफाइल बताता है कंक्रीट, अगर आपका जो कॉलम है उसमें यहाँ पे कुछ रीइंफोर्समेंट्स हैं, तो वो प्रोफोमीटर आप इस पर रन करेंगे तो ये आपको बताएगा कि यहाँ पर रीइंफोर्समेंट है, तो आप प्रोफोमीटर की हेल्प लीजिए। अगर आपको ड्राइंग पता है तो ड्राइंग की हेल्प लीजिए, और रीइंफोर्समेंट जहाँ नहीं है वहीं पर टेस्ट कीजिए। इसके बाद है कॉन्टैक्ट बिटवीन ट्रांसड्यूसर, वो तो आपको पता है कपलिंग एजेंट यूज़ करना है, अगर वो ठीक से यूज़ नहीं किया है तो भी आपका वैल्यूज ठीक नहीं आएगा। फिर इसके बाद आ जाइए क्रैक्स एंड वॉइड्स, ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। फिर आइए एनेक्सचर सी पे। अगर आपका क्रैक है तो क्रैक का आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, क्रैक का डेप्थ कितना है वो कैसे पता चलेगा। इसका तरीका ये है कि आप एक मान लीजिए ये सरफेस है A to B, इसको मैं बोलती हूँ A to B, दिस इज अ सरफेस, ठीक है। यहाँ पर एक क्रैक है सेम लेंथ का, ये x है ये x है, ठीक है। इसको अगर मैं रेडियस करूँ तो आप एक बार नोटिस कीजिए कि इस पॉइंट से फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट इट इज x, फ्रॉम सेंटर ऑफ द क्रैक टू लेफ्ट इज ऑल्सो x, राइट। ये आपको पता है। तो डिस्टेंस टोटल कितना हो गया 2x। तो आप एक वो एग्जांपल के लिए यू कैन टेक 1 पॉइंट अवे फ्रॉम हियर व्हिच इज C, इसका लेंथ भी 2x है। अब यहाँ पर एक ट्रांसमीटर रखिए और यहाँ पर आप एक ट्रांसमीटर रखिए और यहाँ एक रिसीवर रखिए। जब आप ट्रांसमीटर से रिसीवर पे जो वेव जाएगा वो स्ट्रेट जाएगा, तो टाइम कुछ लगेगा t।
अब ये सेटअप जो है इसका टाइम आपने रिकॉर्ड कर लिया, डिस्टेंस आपको पता है। अब आप वापस इधर आ जाइए। इसमें आप देखिए जो टाइम लगेगा वो कितना लगेगा, यहाँ से यहाँ तो ट्रेवल करेगी नहीं वेव क्योंकि बीच में क्रैक है, तो वेव विल ट्रेवल लाइक दिस, राइट। तो वेव जो ट्रेवल कर रही है यहाँ पर डायरेक्ट ट्रेवल कर रही थी, लेकिन यहाँ पे ऐसे ट्रेवल करेगी। तो वेव का जो पाथ है, पाथ कितना है यहाँ पे 2x है क्या, 2x नहीं है, यहाँ पे क्या है, जो डेप्थ ऑफ द क्रैक हमने यहाँ पे h माना है, तो इसका जो पाथ है इट इज स्क्वायर रूट ऑफ दिस x स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ h स्क्वायर। तो ये लेंथ हो गया प्लस सेम वन मोर लेंथ, तो ये अगर l है तो ये भी l है, तो 2l। समझे कि नहीं, फिर से समझाते हैं। ये आपका x लेंथ है, ठीक है, सेंटर ऑफ द क्रैक से, डेप्थ ऑफ द क्रैक इज h, आपको डायगोनल चाहिए, डायगोनल l है, तो l कितना आता है, पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, आया l, तो हमारा 2l इसका पाथ ट्रेवल का जो पाथ है वो 2l है। और टाइम कितना रिकॉर्ड किया, जो भी यहाँ पे टाइम रिकॉर्ड करता है वो टाइम आप नोट कर लीजिए, ठीक है। इसको t1 बोलती हूँ मैं, इसको t2 बोलती है। बेस्ड ऑन दीज टू कैलकुलेशंस आपको क्या अननोन, क्या है इसमें अननोन है h आप निकाल लेंगे, क्योंकि आपकी वेलोसिटी तो कंक्रीट में सेम रहनी चाहिए, राइट। कंक्रीट अगर आपकी सेम है, अगर आपका मटेरियल सेम है, तो वेलोसिटी चेंज होगी क्या, बताइए, वेलोसिटी तो सेम होगी। आप स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट भेजिए, आप इंक्लाइन भेजिए, आप नीचे से भेजिए, आपका पाथ बढ़ जाएगा, टाइम बढ़ जाएगा, पर आपकी वेलोसिटी सेम रहेगी। बेस्ड ऑन दिस कंसेप्ट आपको डेप्थ ऑफ द क्रैक मिल जाता है, ठीक है। यही क्या है यहाँ पे, दोनों केसेस में उन्होंने वेलोसिटी को इक्वेट कर दिया। अब यंग्स मॉडुलस अगर निकालना है तो क्या करेंगे, इसका एक फार्मूला होता है, ये इसका फार्मूला है, देख लीजिए एक बार। E is equal to rho is density of concrete, 1 plus mu is the Poisson's ratio, 1 minus 2 mu upon 1 minus mu into v square। v square हमें निकालना है टेस्ट से, बाकी म्यू ऑलरेडी पता है, कंक्रीट का म्यू ऑलमोस्ट 0.24 ले सकते हैं, एंड रो आपको पता है कंक्रीट का डेंसिटी कितना है, तो फिर आपको ये भी पता है, फिर आप इसको यहाँ पुट कर दीजिए, आपको ई मिल जाएगा। ये कोड इतना ही है, आई थिंक इट इज़ ओवर। थैंक यू। आपको अगर एक्सप्लेनेशन ठीक लगा हो, समझ में आया हो, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। और कोई ऐसा कोड है जो आपको लगता है कि आपको उसमें कुछ हेल्प चाहिए और मैं आपकी कुछ एक्सप्लेन करने में हेल्प कर सकती हूँ, तो प्लीज़ बताइए, आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प। थैंक यू, सी यू नेक्स्ट टाइम।